Good afternoon, good afternoon, good afternoon. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। आज शानदार टॉपिक है, कमाल का टॉपिक है। ये टॉपिक सबसे मतलब अगर सारे टॉपिकों में काउंट करें तो ये टॉपिक सबसे घटिया तरीके से पढ़ाया जाता था। सबसे घटिया तरीके से जो टॉपिक पढ़ाया जाता था वो फंक्शन होता था, और बच्चे को जो सबसे ज्यादा डर लगता था वो फंक्शन था। बच्चों को अगर सबसे ज्यादा किसी भी टॉपिक से अगर डर लगता है तो वो है फलन, है ना। अगर आप जितने भी लोगों से मिलेंगे तो जो 12th को करता है उससे पूछो कि सारे टॉपिकों में सबसे बुरा टॉपिक कौन है, तो सबको यही कहेंगे कि फंक्शन, फलन। मुझे याद है कि जब हम स्कूलों में पढ़ाया करते थे तो जो साथ वाले टीचर हुआ करते थे, जो मतलब मेरे साथ में जैसे मैथ्स पढ़ा रहे, तो वो कहते थे यार अमित जी ये जो फलन वाला टॉपिक है ना, ये आप पढ़ा दो, ये फलन वाला टॉपिक आप पढ़ा दो, बाकी और चीजें मैं पढ़ा दूंगा, ये वाला टॉपिक आप पढ़ा दो। तो ये यहाँ तक भी टीचर्स तक की भी परेशानी थी। जो खुद टीचर्स होते हैं जो पढ़ा रहे हैं उन लोगों के लिए भी फलन जो है वो एक परेशानी है, एक सबक है, और खासकर एक एक की आच्छादक और उसका प्रांत और परिसर। बस ये जो चार कहानी है ना, चार चीजें, प्रांत, परिसर, एकेकी और आच्छादक, ये चार चीजें जो है वो जानलेवा हो जाती है, मतलब खून पी जाती है चार चीजें। और जबकि ये बात भी कन्फर्म है कि बिना फलन के आपकी गणित अधूरी सी है। बिना फलन के आपकी गणित अधूरी है, क्योंकि आपके गणित में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ फलन के इर्द गिर्द ही कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप अवकलन भी कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? फलन का। अगर आप समाकलन भी कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? फलन का। आंशिक अवकलन किसका कर रहे हैं? फलन का। तो जो भी चीजें आप लोग कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं फलन से जुड़ी हुई है। तो बिना फलन को पढ़े, बिना फलन को जाने, आप लोग किसी भी हाल में गणित को अच्छे से नहीं पकड़ सकते, है ना। अगर आप फलन से दूर हो जाओगे, अगर आप सोचोगे नहीं फलन तो ऐसा बकवास है, ये दूर है, तो फलन से दूर हो जाओगे। तो देखो अभी हमने जो ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, ग्रुप थ्योरी में भी आ रहा है फलन, और गणित की कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे फलन किसी न किसी रूप में इंटरफेयर ना करे। और अगर फलन कमजोर है तो गणित के वो हिस्से भी अपने आप ही कमजोर साथ में ही हो जाते हैं। तो चिंता ना करिए, अब ऐसा नहीं होगा, अब नहीं रहेंगे। अब आपका फलन जो है आपकी परेशानी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत कमाल का होगा फलन, शानदार होगा आपका फलन। नोट कर लीजिए ये मेरी बात। जब फलन पूरा होगा तब आपके फलन के अनुभव जो है, आज आपके जो भी अनुभव है वो लिख लो, और फलन पूरा होने के बाद अपने अनुभवों को वापस देखना एक बार। आपके सारे अनुभव में बदल दूंगा फलन के प्रति, जितने भी फलन के प्रति आपके बुरे अनुभव है, जो कड़वे अनुभव है वो अब नहीं रहेंगे। फलन आपको पसंद आने लग जाएगा आफ्टर कुछ क्लासेस, मतलब इस वीक, नेक्स्ट वीक खत्म होते तक आपको फलन अच्छा लगने लग जाएगा, परेशान नहीं करेगा। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। फंक्शन। बस डेली आप ये करिएगा, जो भी क्लास मैं लूँ उस क्लास को वापस देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि क्या समझाया था। ऐसा ना हो कि आप एक क्लास को सिर्फ एक बार देखें, ऐसा मत करिएगा। एक क्लास जो भी हो, जैसे आज ये क्लास हो जाए, क्लास खत्म होने के बाद में घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बाद उसी दिन में एक बार दोबारा क्लास को देखिएगा, समझिएगा कि क्या समझाया था, क्या बताया था। क्योंकि एक बार देखते ही चीजें क्लियर नहीं होती, दोबारा भी देखना पड़ता है ना, बार बार देखना पड़ता है जब तक वो सारी बातें समझ में ना आ जाए। तो बस क्लास को, जो क्लास में पढ़ाया जाए उसी को एक बार रिवाइज करिएगा, है ना। और साथ में जो डिटेल लेक्चर मैंने डाले हुए हैं उनको भी देख लीजिएगा, जो डिटेल लेक्चर डाले हुए हैं उनको भी आप देख लेना, है ना। जो डिटेल लेक्चर मैंने डाले हुए हैं फलन वाले उनको देख लेना, ताकि एक बार बेसिक जानकारी जो है वो आपको वहां से मिल जाएगी। आप जैसे अपने कोर्स में जाएंगे, कोर्स में जाने के बाद में देखो दोनों ही है। अगर फाउंडेशन लेवल बिल्कुल ही कमजोर है एकदम, तो फाउंडेशन में चले जाना, और फाउंडेशन में जाके सीनियर के अंदर एनसीईआरटी वाले से स्टार्ट कर देना, ये रहा फलन, और एनसीईआरटी वाले से फलन स्टार्ट कर देना।
बहुत मजा आएगा पढ़ के, बहुत शानदार, बहुत पतला पतला एकदम बारीक बारीक है ना। यहाँ से पढ़ना शुरू करिएगा, फिर आरबीएससी वाला पढ़िएगा, ये एकदम सब ठीक हो जाएगा। फिर एसआर सैनी पढ़ लीजिएगा। अगर एकदम ही कमजोर है, यही नहीं पता कि फलन का ए फॉर एप्पल क्या होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करिएगा। अगर लगता है नहीं नहीं फलन ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर करना है, बाकी सब सही है, तो फिर आप आ जाना फाउंडेशन से सीधा कंपटीशन लेवल पे। फिर फाउंडेशन मत करिएगा, फिर आप सीधा कंपटीशन लेवल में आ जाइएगा। कंपटीशन लेवल में सीनियर में जाइएगा। सीनियर में जाते ही आपको फंक्शन मिलेगा। सबसे पहले फंक्शन के जो बेसिक डिटेल लेक्चर है ये देखिएगा, ये 2 लेक्चर है डिटेल के, इन 2 डिटेल लेक्चर को देखिएगा। और इन 2 को देखने के बाद फिर आपको ये देखने हैं, फिर ये 6 लेक्चर आपको ये देखने हैं, ठीक है। यानी टोटल 6 2 8 लेक्चर आपको ये देखने हैं। और जो भी क्लासेस में चल रहा है वो देखिएगा। हाँ पूरी होगी, लेकिन देखिए थ्योरी एक जगह से पूरी नहीं होती है। थ्योरी जो है वो एक जगह से पूरी नहीं होती है, अलग अलग से थोड़ा सा यहाँ समझ में आ गया, थोड़ा वहां समझ में आ गया, कुछ वहां अलग तरीके से समझाया हुआ है, थोड़ा वहां से अच्छा समझ में आ गया, कुछ यहाँ से अच्छा समझ में आ गया, कुछ ऐसा है वहां से पढ़ के आए थे फिर यहाँ पढ़ाया तो और अच्छा समझ में आ गया। तो बस बहुत अच्छा ही तो समझना है ना, अच्छा थोड़ी समझना है, बहुत बहुत अच्छा समझना है। तो थोड़ा वहां पढ़ के आए, कुछ डाउट था वहां पे समझ रहे थे, डाउट आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या था, यहाँ पे क्लास में आए तो वो क्लियर हो गया, या वहां पे यहाँ पे आके पूछ लिया कि ये कैसे होता है तो वो क्लियर हो गया, है ना। तो थ्योरी ऐसी नहीं है कि एक बार पढ़ ली, बस एक वीडियो देख लिया, सब कुछ एक साइड में, सब कुछ हो गया क्लियर, ऐसा नहीं होता। बार बार घूमना पड़ता है, और बार बार नहीं, कई बार घूमना पड़ता है। और हम तो अभी तक घूम रहे हैं, अभी तक घूम रहे हैं, और अभी भी ऐसा लगता है कि थ्योरी में बहुत कुछ है जो बाकी रह गया। चलो आ जाओ फलन के ऊपर। तो फलन क्या है? सबसे पहले जैसा कि हमने संबंध पढ़ा था, ये संबंध का ही एक विशेष संबंध है, एक विशेष प्रकार का संबंध है, एक विशेष प्रकार का संबंध है। मतलब है तो ये संबंधी, लेकिन संबंध पे कुछ शर्त लगाएंगे। विशेष संबंध फलन कहलाता है। अभी विशेषता क्या है इसकी बात करेंगे। विशेष संबंध फलन कहलाता है। रिपीट कर दूं, फलन कुछ और नहीं, एक संबंध है। फलन एक संबंध का ही नाम है। फलन एक संबंध होता है। परंतु थोड़ा खास होता है। आम नहीं होता, थोड़ा सा खास होता है। अब ये खास क्या है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा खास होता है। फलन एक संबंध होता है। देखिए डेटा के चक्कर में आपकी वैकेंसी नहीं जा सकती ना, वैकेंसी थोड़ी छोड़ सकते हैं, डेटा खत्म हो रहा है, एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाइए, है ना। एक्स्ट्रा रिचार्ज कराइए। घर वाले देखो पढ़ाई के मामले में पैसे देने से मना नहीं करेंगे। अगर आप ये कहते हो कि मुझे पढ़ने के लिए वीडियो देखना है, मेरा डेटा खत्म हो गया, तो घर के रिचार्ज करवा देंगे। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाके कुछ भी देखेंगे, मोटिवेशन के वीडियो देखेंगे, तो डेटा खराब हो रहा है। यहाँ डेटा खराब नहीं हो रहा है, तो ये जो डेटा जा रहा है ना, ये तो सही जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। ये डेटा आपको ब्याज सहित मिल जाएगा, ब्याज सहित आपको मिल जाएगा आगे, ठीक है ना। ये लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, है ना, वहां पे आपको खूब डेटा, अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। तो आज फलन एक, आप वीडियो नहीं छोड़ सकते ये कहते हुए कि डेटा ज्यादा खर्च हो रहा है इसलिए वीडियो कम देखूंगा, हद होगी। फिर तो सारे पैसे डूबने वाले हैं, फिर तो कोचिंग वाले भी डूबेंगे, डेटा वाले भी डूबेंगे, और समय जो जाएगा वो भी जाएगा। तो ऐसा डेटा ना बचाए, ऐसा डेटा बचा के कोई फायदा नहीं है। चलो, फलन एक संबंध होता है, ठीक है। फलन एक संबंध होता है, एक खास प्रकार का संबंध होता है। एक संबंध है, जितने आप संबंध बनाते हैं, संबंध में क्या होता है, ए समुच्चय का बी समुच्चय से संबंध होता है। मतलब एक अवयव आप ए का लेते हैं, एक अवयव आप बी का लेते हैं और जोड़े बना देते हैं, इन्हें आप संबंध कहते हैं, है ना। ये चीज तो आप पढ़ चुके। संबंध में क्या होता है, आप कर्मित युग्म बनाते हैं, जिसमें से पहला अवयव पहले समुच्चय से आता है और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से आता है। यही होता है संबंध। संबंध में आप क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। आप जोड़े बनाते हैं, पहले अवयव से एक अवयव,
दूसरे से अवयव ले लिया और जोड़े बनाने शुरू कर दिए। शर्त लगाते हैं आप कि भाई ये शर्त है, उस शर्त में जोड़े भी वही बनाऊंगा जो इस शर्त को पूरा करेंगे। आपकी जो शर्त है उसके हिसाब से आप जोड़े पूरे करवाते हैं। अब फलन में आप क्या करते हैं, एक जो आपका संबंध है, उस पर आपने 2-3 शर्तें और ऐड कर दी, 2-3 शर्तें और ऐड कर दी। क्या है कि भाई जो संबंध है वो ठीक है, लेकिन अगर संबंध को फलन बनना है, अगर कोई संबंध फलन कहलाना चाहता है तो उसे 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। नंबर 1, शर्त 1 और शर्त 2, ये 2 शर्तें पूरी हो गई तो ये संबंध फलन कहलाने लग जाएगा। अन्यथा संबंध तो है ही, लेकिन फलन बनने के लिए 2 शर्तों की जरूरत है। नंबर 1, प्रत्येक ए के अवयव का, प्रत्येक ए के अवयव का संबंध होना चाहिए, यानी आपका जो ए समुच्चय है उसका कोई भी अवयव खाली नहीं बचना चाहिए। नंबर 1 बात, प्रत्येक अवयव ए का संबंध होना चाहिए, एक बात। नंबर 2, प्रत्येक ए के अवयव का इकलौता संबंध होना चाहिए, प्रत्येक ए के अवयव का इकलौता संबंध होना चाहिए या अद्वितीय संबंध होना चाहिए। अद्वितीय संबंध बी के अवयव से होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, क्या है इसका मतलब, उन पे आते हैं। पहली बात तो ध्यान से सुन लो, पहले 2 बातें क्या कह रही है। पहले तो कह रही है जो आपका ए है, ए समुच्चय मतलब जो आगे वाला समुच्चय होता है उसको ए कहते हैं हम, पीछे वाले को बी कहते हैं। तो जो आपका ए समुच्चय, जो आगे वाला समुच्चय है, उसके अंदर जितने भी अवयव है सबके सब अवयवों का बी समुच्चय के साथ संबंध होना चाहिए, मतलब जोड़े बनने चाहिए। ए समुच्चय के हर अवयव के जोड़े बनने चाहिए। ए समुच्चय जो आगे वाला समुच्चय है उसके हर अवयव के, उसमें 4 अवयव है तो चारों के जोड़े बनने चाहिए वहां पे, मतलब यहां से कोई भी खाली ना रहे, सबका संबंध होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये और कही गई है, जो आप संबंध बनाए इधर वाले जो ए का हर अवयव का संबंध होना चाहिए, इकलौता होना चाहिए। ऐसे नहीं एक अवयव का 2 से संबंध हो, अवयव 1 हो संबंध 2 के साथ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मना किया गया। नंबर 1 संबंध होना चाहिए, नंबर 2 इकलौता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक अवयव है 2 संबंध बना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, ये 2 बातें अगर मान लेता है तो वह संबंध फलन कहलाता है, वह संबंध फलन कहलाता है। संबंध फलन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात, संबंध फलन कहलाता। तो याद रखिएगा एक बात कि फलन कुछ और नहीं होता, संबंध ही होता है। लेकिन हर फलन एक संबंध होता है, हर फलन एक संबंध होता है, लेकिन हर संबंध फलन नहीं होता, हर संबंध फलन नहीं होता। क्यों? क्योंकि संबंध को 2 शर्तें पूरी करनी पड़ती है, संबंध प्लस 2 शर्तें इक्वल्स टू फलन। तो संबंध प्लस 2 शर्तें, पहले तो वो एक संबंध हो प्लस 2 शर्तें हो जो ऊपर लिखी हुई है, ये पूरी करने के बाद वो बन जाता है एक फलन। संबंध प्लस 2 शर्तें इक्वल्स टू फलन। तो कोई भी संबंध पे 2 शर्तें लगाइए, अगर पूरी कर जाता है तो फिर वो फलन कहलाता है। अब ये 2 शर्तें हैं क्या, क्या मतलब है इन 2 शर्तों का, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, आपका समुच्चय मान लीजिए, एक समुच्चय है ए जिसमें आपके अवयव है 1
2 और बी आपका कोई समुच्चय है जिसमें आपके अवयव हैं ए और बी। ठीक है, ये दो समुच्चय है, एक समुच्चय है ए, एक समुच्चय है बी। एक समुच्चय है ए, एक समुच्चय है बी। पहले तो उस पे बनने वाले जो सारे संबंध है वो बनाते, सारे संबंध, टोटल संबंध जितने बन सकते हैं। तो टोटल संबंध क्या होते हैं? पहले आप ए गुणा बी बनाएंगे, ए और बी का कार्तीय गुणन बनाएंगे। कार्तीय गुणन का मतलब है जितने जोड़े बनने हैं सारे बनाएंगे। तो सारे जोड़े बनने पर आपका हो गया 1 कोमा ए, 1 का ए के साथ संबंध, कोमा 1 का बी के साथ संबंध, कोमा 2 का ए के साथ संबंध, कोमा 2 का बी के साथ संबंध। तो ये आपके सारे जोड़े बन गए। ठीक है, ये ए गुणा बी हो गया, मतलब ए कार्तीय बी हो गया, ए कार्तीय गुणन बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हमारे संबंध की परिभाषा क्या है? ए क्रॉस बी का जो भी उपसमुच्चय होगा एक संबंध कहलाता है। ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध होता है। इसका जो भी उपसमुच्चय बनाओगे एक संबंध होता है। अब बनाने शुरू करते हैं, कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले R1 पहला संबंध, कुछ भी नहीं लिया, खाली, ये एक संबंध हो गया R1। फिर दूसरा संबंध लिया R2, R2 लिया दूसरा संबंध। दूसरे संबंध में क्या किया? केवल एक जोड़ा ले लिया, 1 कोमा ए। फिर तीसरा संबंध बनाया, खाली 1 कोमा बी ले लिया। फिर R4 बनाया, खाली 1 कोमा सी ले लिया, 2 कोमा ए ले लिया। फिर R5 बना दिया, R5 में हमने ले लिया 2 कोमा बी। एक एक लेकर संबंध बना लिए। अब दो दो लेकर संबंध बना लेते हैं। R6 दो दो लेकर, ये दो ले लिए, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी। फिर R7 ये दो ले लिए, ये दो ले लो, 1 कोमा ए और 2 कोमा ए। फिर आपने R8 बना लिया, ये कौन से दो ले लिए? ये हो गया, ये हो गया। अब 1 कोमा ए, 2 कोमा बी। फिर आपने R9 बना लिया, 1 कोमा बी, कोमा 2 कोमा ए। फिर बन गया R10 10वां संबंध। 10वां संबंध बन जाएगा 1 कोमा बी, 2 कोमा बी। फिर R11 हो गया, 11वां संबंध हो गया, ये दो ले लो, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी। फिर 12वां संबंध, 12वां संबंध हो जाएगा 3 ले लो। अब 3 3 के जोड़े ले लो, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा ए। फिर R13 संबंध नंबर 13, 1 कोमा ए, 2 कोमा ए और 2 कोमा बी। फिर R14 15 और 16, R14 हो जाएगा 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा बी। देखो कितने संबंध बनते हैं। और जिन लोगों ने संबंध नहीं पढ़ा है वो देख भी लो, इतने संबंध बनते हैं भर भर के। तो 2 कोमा ए छोड़ दिया, अब 2 कोमा बी को छोड़ दो, 1 कोमा बी, 2 कोमा ए।
1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, और फिर R16 हो गया पूरा का पूरा A क्रॉस B। ये सारा का सारा आ गया। अब ये देखो इतने संबंध बनते हैं। इतने संबंध क्यों बनते हैं? क्योंकि इसका हर उप समुच्चय A क्रॉस B का हर उप समुच्चय अपने आप में एक संबंध होता है। ये सबके सब संबंध है, क्योंकि संबंध में खाली इतनी सी शर्त चाहिए कि भैया पहला अवयव A का हो, दूसरा अवयव B का हो, जो भी बनेगा वो संबंध होगा। जो भी जोड़े बने, कोई सी भी जोड़े बने, वो संबंध होगा। बस पहला अवयव A का हो, दूसरा अवयव B का हो, और कोई शर्त नहीं, और कोई शर्त नहीं। इसलिए सब संबंध है। देखो सबके सब संबंध है। काउंट करो 16 बना दिए। 16 क्यों बने? क्योंकि इसके उप समुच्चयों की संख्या होगी, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 4, 16। क्योंकि संबंधों की संख्या बराबर होती है A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या। संबंधों की संख्या बराबर होती है A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या। जितने भी A क्रॉस B के उप समुच्चय बने उनके बराबर। और उप समुच्चय A क्रॉस B में कितने अवयव है? वो 2 की पावर पे लिख दो। A क्रॉस B में जितने अवयव आए 2 पे उतनी पावर कर दो, उतने उप समुच्चय बनेंगे। तो ये 16 उप समुच्चय बन गए। अब टोटल बन गए 16। लेकिन इनमें से संबंध कौन से है? क्योंकि हर संबंध ही फलन होता है, संबंध ही फलन होता है। तो देखना है कि इनमें से फलन कौन सा होता है। शर्त याद रखिएगा। शर्त क्या थी? ए का हर अवयव बी से संबंध रखना चाहिए। ए के अंदर जितने भी अवयव हो सबके संबंध होने चाहिए बी के साथ। तो ट्राई करो। शर्त 1, शर्त 2, शर्त 1, शर्त 2। फर्स्ट पे आ जाओ, R1 पे, R1 पे आ जाओ और रिजेक्ट करें। क्या R1 के अंदर ए के अंदर 2 अवयव है, 1 और 2। 1 का भी संबंध होना चाहिए, 2 का भी होना चाहिए। ना तो 1 छूटना चाहिए, ना 2 छूटना चाहिए। ना 1 का भी कोई ना कोई जोड़ा यहां होना चाहिए, और 2 का भी जोड़ा होना चाहिए। नंबर 1 पहली शर्त तो वो थी। दूसरी शर्त थी हर किसी का एक ही जोड़ा होना चाहिए। बात क्लियर करो दोबारा से। ए के हर अवयव का जोड़ा होना चाहिए। ए जो ए समुच्चय, उसके हर अवयव का जोड़ा होना चाहिए और इकलौता होना चाहिए। यानी 1 का भी एक जोड़ा होना चाहिए, 2 का भी होना चाहिए, और एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, इकलौता ही होना चाहिए। एक ही हो और इकलौता ही हो। अब देखो यहां तो कोई जोड़ा है ही नहीं, तो यह फलन नहीं है। कट। यहां पे है 1 का ए के साथ है, लेकिन 2 का नहीं है, 2 छूट गया, फलन नहीं बन सकता। संबंध तो है, संबंध तो सब है, फलन नहीं बन सकता। क्योंकि 1 का ए के साथ हो गया, 2 का 2 खाली रह गया, और हमने पहले कहा था कि ए का कोई अवयव खाली नहीं छूट सकता। इसलिए संबंध तो है परंतु फलन नहीं है। अगले पे आओ, 1 का बी के साथ, 1 का तो हो गया, 2 कहाँ है? नहीं हो सकता। R4 2 का है, 1 कहाँ है? 1 का संबंध नहीं है, नहीं हो सकता। R5 2 का तो है, 1 का 1 का नहीं है, डन, कैंसिल। यहां आ जाओ, इस पे आ जाओ। क्या ये फलन है? 1 का है, 2 का कहाँ है? नहीं है। देखो एक तो वो कारण भी है कि 2 का नहीं है, दूसरा 1 का भी 2 के साथ है। 1 इकलौता एक 2 के साथ संबंध बना रहा है, ये भी नहीं चलेगा। एक 2 के साथ संबंध बनाए, ये भी नहीं चलेगा, तो ये भी कैंसिल। इसलिए ये आ जाओ, इसे देखो, ये चल जाएगा। हमारे नियमों को तोड़ रहा है क्या ये? क्या ये हमारे नियमों को तोड़ रहा है? पहली बात तो 1 के साथ होना चाहिए, है। 2 के साथ होना चाहिए, है। 1 का इकलौता संबंध है, 2 का भी इकलौता है। फलन हुआ या नहीं हुआ? फलन है या नहीं है? R7 फलन है या नहीं है? R7 फलन है या नहीं है? है या नहीं? बिल्कुल, जवाब है हाँ है। क्योंकि इसने हमारी कोई शर्त नहीं तोड़ी, इसने हमारी कोई शर्त नहीं तोड़ी, इसने हमारी कोई शर्त नहीं जोड़ी। ए के हर अवयव का जोड़ा बनना चाहिए था, बना हुआ है। हर अवयव का इकलौता जोड़ा, देखो 1 का इकलौता जोड़ा है, 2 का इकलौता जोड़ा है। 1 का भी इकलौता है और 2 का भी इकलौता है। 1 2 बार आया क्या? नहीं आया। 2 2 बार आया क्या? नहीं आया।
अब ए 2 बार आया तो ए उस समुच्चय का अवयव है, 2 बार आए चाहे 50 बार आए, उस अवयव उस समुच्चय का अवयव 2 बार आए या 50 बार आए। यहां रिपीट हुआ क्या? यहां तो इकलौता ही है। देखो, एक जोड़ा 1 का है, एक जोड़ा 2 का है, एक जोड़ा 1 का है और एक जोड़ा 2 का है, बस यही शर्त थी, है ना। हर अवयव का जोड़ा हो और एक ही जोड़ा हो, हर अवयव का जोड़ा हो और एक ही जोड़ा हो। तो देखो, एक और दो दोनों के जोड़े हैं और हर किसी का एक एक ही जोड़ा है, संबंध है। इस पे आ जाओ। क्या ये फलन, सॉरी, क्या ये फलन है? क्या ये फलन है? एक का जोड़ा है, दो का जोड़ा है, एक के सब अवयवों का जोड़ा है, सबका जोड़े एक एक है, बोले एक एक है, एक का एक जोड़ा है, दो का एक जोड़ा है, बिल्कुल परफेक्ट है, डन, फलन है, फलन है। आगे बढ़ते हैं। फलन है R9, जवाब है हाँ है। 1 का B के साथ है, 2 का A के साथ है, दोनों का है। आगे R10, R10 है, बोला हाँ है, R10 है। R11, R11 नहीं, क्यों नहीं? 1 का नहीं है इसमें, इसमें 1 का नहीं है, ये है, बोला हाँ। R12 है, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के दो जोड़े हैं, 1 के जोड़े हैं, 1 के और 2 के दोनों के जोड़े हैं। शर्त नंबर 1 पूरी, शर्त नंबर 1 पूरी, लेकिन शर्त नंबर 2 पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 1 दो जोड़े बना रहा है। हर अवयव के जोड़े होने चाहिए, परंतु इकलौते होने चाहिए। तो इकलौते वाली जो शर्त है वो टूट गई, इसलिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नहीं है, दिक्कत वही, इकलौतापन नहीं है। 1 का जोड़ा है, 2 का बिल्कुल है, लेकिन 2 का जोड़ा एक और है, दो जोड़े हैं 2 के, दो जोड़े हैं, इसलिए नहीं। यहां आए तो 1 का है, 1 का है, 1 के दो आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, इसलिए नहीं है। R नहीं, 2 के दो जोड़े हैं, नहीं। R इसमें भी 1 के दो आएंगे और 2 के दो आएंगे। तो कितने फलन फलन बने इसमें से? टोटल संबंधों की संख्या थी 16। टोटल इस क्वेश्चन के लिए हमारे संबंधों की संख्या आई थी 16, 16 थे। उन 16 में से फलन कितने हैं? फलन हुआ 1, 2 और 3, 4, हमारे 4 फलन हुए। ठीक है, अब आते हैं अगली बात के ऊपर कि भाई ये शर्तें क्यों डाली गई, यह शर्तें क्यों डाली गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये दो शर्तें क्यों डाली गई, ये दो शर्तें क्यों डाली गई? हाँ, जो क्यों पे आ जाते हैं। शर्तें क्यों? संबंध बढ़िया काम कर रहा था ना, संबंध पे दो शर्तें क्यों लगाई गई? संबंध पर शर्तें क्यों लगाई गई? संबंध बढ़िया था, सब कुछ ठीक चल रहा था, फालतू में दो शर्तें क्यों लगाई गई? तो शर्तें क्यों लगाई गई, इस बात को समझने के लिए एक बात बताइए, आप जब मैथ्स में फॉर्मूला यूज करते हैं, एक
हाँ, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। चल वापस सब नॉर्मल है, सब सही है। नेटवर्क जाने की वजह से गड़बड़ होगी। चलो वापस से आते हैं, सब नॉर्मल है। देखो, एक बात बताइए, आप अपने फॉर्मूले से क्या उम्मीद करते हैं? जब भी कोई फॉर्मूला आप गणित में यूज करते हैं, छोटे से छोटा यूज कर लो, साधारण ब्याज के ले लो, आप अपने फॉर्मूले से क्या डिमांड करते हैं? तो अगर आप गौर करें तो आप अपने फॉर्मूले से दो चीज डिमांड करते हैं। आपकी किसी भी फॉर्मूले से दो डिमांड होती है। डिमांड नंबर एक, कि जब भी मैं, ध्यान से सुनिएगा, डिमांड नंबर एक जो आप करते हैं अनकॉन्शियसली सही, अवचेतन मन में ही सही, लेकिन आप अपने फॉर्मूले से दो डिमांड करते हैं। एक तो, जब मैं इसको मूलधन, दर और समय का मान दूं तो ये मुझे एक ब्याज पकड़ाए। मूलधन, दर और समय, जब भी मैं कुछ मूलधन या कुछ दर और कुछ समय बताऊं तो ये फॉर्मूला मुझे एक साधारण ब्याज का मान हमेशा दे। जब जब मैं इसको मूलधन, दर और समय दूं, ये मुझे ब्याज दे। सही है। पहली डिमांड है कि जब जब मैं मूलधन, दर और समय इसको बताऊं तो ये मुझे हमेशा उनके बदले एक ब्याज पकड़ाए। सही है, गलत है? मतलब आप ये तो नहीं चाहते ना कि आप फॉर्मूले में मूलधन, दर, समय दे और फॉर्मूला मना कर दे, आज मूड नहीं है, आज नहीं दूंगा, कल आना। सोचो, मतलब कभी आपने देखा फॉर्मूला मना कर दे, आज नहीं दे रहा, कल आ जाना, आज संडे है, आज छुट्टी है, मंडे को आ जाना, मंडे को ऑफिस खुलेगा 10 बजे, तब आप अपना मूलधन, दर और समय ले आना, मैं साधारण ब्याज आपको दे दूंगा। गौर किया है ना? ये ग्रांटेड है, एज ए ग्रांटेड लेते हैं इसको हम। लेकिन देखा कभी फॉर्मूला मना करता है आपको? नहीं करता। कभी मना करता है? रात को 2 बजे उठ जाओ आप, अचानक नींद में से उठ गए, अचानक रात को आप नींद में से उठे और आपने मूलधन, दर और समय रख दिया, ब्याज दे देगा? कभी याद आता है ये मना कर रहा हो? कभी इसने मना किया हो? अच्छा, मना कब करेगा? जब आप मूलधन, दर दे दोगे या समय नहीं दोगे। अगर आपने जानकारी पूरी नहीं दी तो मना कर सकता है। अगर जानकारी नहीं दी पूरी तो मना कर सकता है, लेकिन अगर आपने पूरी जानकारी दी तो आपका फॉर्मूला हमेशा काम करता है। करता है। नंबर एक, यानी जब भी मैं इसमें इनपुट डालूं, आउटपुट आना चाहिए। हर इनपुट के लिए आउटपुट आना चाहिए। हर इनपुट के लिए आउटपुट आना चाहिए। ये तो आपकी पहली शर्त है। यही तो पहली शर्त है। यही तो पहली शर्त है। पहली शर्त में क्या था? ए के हर अवयव का कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन होने का मतलब क्या है? जब मैं कुछ रखूं तो मुझे कुछ मिले। जब मैं कुछ रखूं तो मुझे कुछ मिले। कभी मना ना करे, कभी मना ना करे। एक बात। दो, चलो एक चीज और देखते हैं। हमारे फॉर्मूले से एक और उम्मीद करते हैं हम, कि अगर मैं मूलधन 1000 रखूं, दर 10% लूं, समय 1 साल लूं। डिमांड नंबर 2, सेकंड डिमांड जो आप अपने फॉर्मूले से हमेशा करते हैं, वो ये कि जब मैं मूलधन, दर और समय का मान रखूं, जैसे मूलधन 1000 रख दिया, दर 10% रख दी, समय 1 रख दिया, तो पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 100। ब्याज आ जाएगा 100। आपने कभी गौर किया कि आज से 10 साल बाद दोबारा आप मूलधन 1000, दर 100, 1000, दर जो है 10 और समय 1 रखेंगे, तब भी आपका 100 ही आंसर आएगा। यानी जब आप 7th में या 6th में पढ़ते थे, तब भी ये तीनों आंकड़े डालने पे यही आंसर आ रहा था। और है ना, अब आपके बच्चे भी जब पढ़ेंगे और सेम क्लास में जाएंगे और यही आंकड़े डालेंगे तो यही आंसर आएगा। यही आंकड़े डालने पर यही आंसर आएगा। और उनके भी जो बच्चे पढ़ेंगे और यही आंकड़े डालेंगे तो यही आंसर आएगा। तो उनके भी बच्चे जो पढ़ेंगे वो भी जब यही आंकड़े डालेंगे तो यही आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक इनपुट के लिए एक ही आंसर है, सेम इनपुट के लिए सेम आंसर आना चाहिए। सोचो ये कितना भयानक है। ये बात कितनी भयानक है। अगर सोचो, अगर ऐसे बदल जाता, टाइम फ्रेम में बदल जाता, मैंने जब निकाला उस समय 100 आ रहा था, मेरे बच्चा निकालने गया तो 90 आने लग गया, तो फिर गणित में हाहाकार मच जाएगा, नहीं मच जाएगा? हाहाकार मच जाएगा, नहीं मच जाएगा? क्योंकि हमने गणित को समय से परे रखा है। हमने गणित को समय से परे रखा है। और उसका बड़ा कारण क्या है? वो है ये, हम समय को नहीं मानते, हम इनपुट आउटपुट को मानते हैं। हम कहते हैं अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट सेम आना चाहिए, इकलौता आना चाहिए।
ये डिमांड नंबर 2 होती है। तो जब भी आप कोई फॉर्मूला करते हैं, देखिए मैं हल नहीं करके दिखाना चाहता आपको, ये हल नहीं करने बात है, बात समझो कि आप क्या उम्मीद करते हैं अपने फॉर्मूले से। नंबर 1, जब भी मैं चीजें डालूं आंसर आना चाहिए, यानी हर इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इकलौता होना चाहिए। अगर हमारा आंसर है वो समय के साथ बदलता रहा, तो जिस दिन मैं पेपर दूंगा उस दिन मेरा 100 आएगा, जिस दिन पेपर चेक होगा, कॉपी चेक होगी, उस दिन आंसर 90 आ जाएगा, तो वो तो गलत कर देगा, वो तो गलत कर देगा। और फिर हम शिकायत करेंगे गलत कैसे कर दिया, जिस दिन मैंने निकाला था उस दिन तो 100 ही चल रहा था, उस दिन तो भाव 100 का था, आज भाव 90 का हो गया, मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूं, परीक्षा ही गलत हो रही है। परीक्षा उसी दिन हाथों हाथ ही टीचर को साथ में बिठा के चेक कराओ, सामने ही, क्योंकि मैं 100 निकालूंगा, 1-2 दिन बाद में वो 90 हो जाएगा, फिर टीचर उसको गलत कर देगा, ये कहते हुए कि भाई 10 दिन बाद में क्या करे, बदल ज्यादा हो गया, भाव गिर गए, है ना। तो बात समझो कि हम क्या मांगते हैं। इसका मतलब है कि हम हमारे फॉर्मूले से ये 2 चीजें मांगते हैं, और हमारा फलन एक फॉर्मूला है, हमारा फलन एक फॉर्मूला है। तो हमने संबंध में क्या होता है, संबंध में ये चल जाता है कि एक ही आंकड़ों के 2 उत्तर आ जाए। मतलब आपने किसी समीकरण में x बराबर 5 रखा, और 5 रखने पर आपका आंसर 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, ये संबंध में तो चल जाएगा, संबंध में तो ये चल जाता है, संबंध में तो ये चल जाता है। लेकिन क्या फलन में ऐसा चल सकता है कि आप 5 रखो और आंसर आपका 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए? फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। जब मैं 5 रख रहा हूं, आंसर 2 भी आ रहा है और आंसर 3 भी आ रहा है, 2 को सही मानूं या 3 को सही मानूं? तो इसलिए हम फलन बनाना चाहते हैं कि भाई संबंध में ये दिक्कत है। संबंध में आप देखिए, ये बड़ी दिक्कत थी ये। आ जाओ, ये देखो, जो हमने काटे हैं, जिनको फलन नहीं माना है उनमें आके देखो, ये देखो, ये भाई साहब क्या बता रहे हैं, इसको माना नहीं है, ये देखो, ये कह रहा है 1 पे ए भी आता है और 1 पे बी भी आता है। बताओ, 1 पे ए भी आ रहा है, 1 पे बी भी आ रहा है, यानी इसी सवाल का उत्तर 100 भी है और इसी सवाल का उत्तर 50 भी है। इसी का, इसी सवाल का ब्याज 50 रुपए भी है और इसी का ब्याज 100 रुपए भी है। जो देने वाला होगा वो तो 50 ही देगा फिर, और जो लेने वाला होगा वो 100, वो तो 100 लेगा, वो 50 क्यों लेगा? बोला ना, मैं तो 100 मानूंगा। दोनों ही लड़ मरेंगे, दोनों ही लड़ मरेंगे, क्योंकि देने वाला कम से कम देगा, वो कहेगा देखो निकालो 50 आ रहे हैं, वो अपना 50 दिखाएगा कि देखो ब्याज 50 रुपए बन रहा है। जो लेने वाला है वो कहेगा देख 100 रुपए बन रहे हैं ब्याज। फिर क्या होगा, लड़ाई होगी, मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट भी निकाल के देखेगा 50 और 100 दोनों आ रहे हैं। अब कोर्ट क्या करे, कोर्ट भी फंस गया, कोर्ट भी फंस गया, क्या करे, 50 माने या 100 माने, क्योंकि गलत तो है ही नहीं, गलत तो है ही नहीं, सेम फॉर्मूला 50 और 100 दोनों दे रहा है। अब दोनों दे रहा है तो कोर्ट कहेगा हम क्या करें यार, 50 भी सही है और 100 भी सही है, अब तुम जाओ बाहर जाके लड़ाई करो। कोर्ट मतलब दोनों को बरी करता है, फ्री हो तुम लड़ाई करने के लिए, एक दूसरे का सिर फोड़ो, जो तय करना है वो तय करो। तो ऐसी स्थिति में हम नहीं लाना चाहते। संबंध तक तो ये सब सही था, लेकिन फलन के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि ये फलन जो है आगे जाके फलन से फॉर्मूला बने, तो हम कभी भी नहीं चाहते कि सेम इनपुट के लिए उसके आंसर अलग अलग आए, हर बार वो इकलौता आंसर दे, जो भी हर बार आंसर दे, एक बात, हर बार आंसर दे, नंबर 2, हर बार इकलौता दे, ताकि लड़ाई की जगह ना बने, है ना। हर बार आंसर दे, डिमांड नंबर 1, हर बार आंसर दे, और हर बार इकलौता आंसर दे, इसीलिए ये शर्तें हटाई। गणित को बहुत सोच समझ के बनाया गया यार, बहुत मतलब गहरा है, बहुत प्यार से बनाया गया गणित को। देखो ऐसी थोड़ी सी है कि ऐसी 2 शर्तें यूं ही मन में आया, ठीक है आज, आज मेरा मन कर रहा है 2 शर्तें लगा दो, ऐसे नहीं हुआ है। बहुत सोच समझ के 2 शर्तें डाली गई कि क्यों ऐसी 2 शर्तें। संबंध में था, संबंध तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि संबंध फॉर्मूला नहीं हो सकता। तो सोचो संबंध फॉर्मूला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर संबंध को फॉर्मूला बना दोगे तो छूट मिल जाएगी वो, और वो मिल जाएगी तो जैसे मैंने बता दिया, फिर लड़ाइयां शुरू हो जाएगी, फिर गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी, और आप गृह युद्ध नहीं करवाना चाहते। तो गृह युद्ध नहीं करवाना चाहते, गणित से दुनिया चलती है, ये बात भी सच है, गणित से दुनिया चलती है। तो दुनिया को सही ढंग से चलाना है, तो ये जो बीच की परिस्थिति है तो ठीक करके देना होगा। तो इसलिए हमने फलन संबंध से बनाया फलन, 2 शर्तों के साथ। तो आइडिया समझ में आया फलन का कि क्यों फलन आया, फलन भाई साहब क्यों लौट के आए। संबंध चल रहा था ना, संबंध पे 2 शर्तें क्यों लगाई, क्योंकि हमें उसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। फलन कितने बना सकते हैं,
कितने फलन, अब सीधे बनाएंगे, अब बीच में नहीं लेंगे, शर्तें याद रखेंगे, शर्तें याद रखेंगे और शर्तों के साथ बनाएंगे। शर्तें क्या थी? ए समुच्चय का हर अवयव बी समुच्चय से कनेक्ट होना चाहिए, ए का हर समुच्चय बी से कनेक्ट होना चाहिए और इकलौता कनेक्ट होना चाहिए। जिससे भी कनेक्ट करना कर लो, एक बार कर लो, बस एक बार कनेक्ट कर लो, लेकिन एक बार कनेक्ट कर लो। तो ये रहा, मान लो 1 2 हो गया और बी आपका समुच्चय हो गया। यहाँ ए बी सी ले लेता हूं मैं और मैं सारे फलन जो है इनके बीच में बनाने की कोशिश करता हूं। सीधा फलन बनाऊंगा, अब सीधा फलन बनाऊंगा, ठीक है। पहला फलन फर्स्ट, ये रहा मेरा ए समुच्चय, ये रहा मेरा बी समुच्चय, यहाँ मेरा 1 और 2 है, ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है और ये मेरे ए बी सी 3 पॉइंट है यहाँ पे, ए ठीक है। अब आपको क्या करना है? फलन बनाना है। फलन का मतलब है आपको कनेक्ट करना है इसको, है ना। अब 1 को कनेक्ट कर लो, किसी से भी कनेक्ट कर लो, लेकिन जिससे मन में आए कनेक्ट कर लो, एक से कनेक्ट कर लो, बस बात खत्म। मान लो मैंने इसको ए से कनेक्ट कर दिया और अब जिससे भी कनेक्ट हो गया, 1 को ए से कनेक्ट कर दिया। अब 2 है, 2 को किससे कनेक्ट करूं? 2 को भी ए से कनेक्ट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम? बोले ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 को भी ए से कनेक्ट कर दिया और 2 को भी ए से कनेक्ट कर दिया। देखो पहली बात, फलन बना नहीं बना? फलन बना नहीं बना? जवाब है बना। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे हर एक अवयव कनेक्टेड है। एक का कोई अवयव छूटा क्या? बोला नहीं छूटा। देखो हर अवयव एक से ही कनेक्ट है, बोला हाँ एक से ही कनेक्ट है। सेम से कनेक्ट है वो अलग बात है, कनेक्ट है ना, हर कोई इकलौता ही तो है। एक का जोड़ा ए के साथ है, 2 का जोड़ा ए के साथ है तो एक ही जोड़ा ना। एक का 2 जोड़े थोड़ी है, एक के 2 जोड़े थोड़ी है। किसी के हैं क्या 2? किसी के 2 हैं। 1 पे रखो और देखो क्या 1 के 2 हैं? बोला 1 का एक ही है, सही है। 2 पे रख के देखो उंगली, 2 का भी एक ही है, तो एक एक है तो सही है, मतलब फलन है। तो पहला फलन तो ये बन गया, इसको नाम दे देता हूं मैं F1। ये हो गया F1। आगे चलते हैं और बनाते हैं, अभी बहुत बनेंगे। ये रहा 1, ये रहा 2, ये लो। यहाँ पे भी एक काम करते हैं, 1 को बी से कनेक्ट कर देते हैं, 2 को भी बी से कनेक्ट कर देते हैं। फलन है या नहीं है? आराम से देखो, पहले आराम से देखो फलन है या नहीं है। कोई खाली छूटा? कोई खाली छूटा? नहीं छूटा। हर कोई इकलौता जुड़ा है, हर किसी से एक ही धागा निकलना चाहिए, हर किसी से एक ही धागा निकलना चाहिए, मतलब एक ही धागा निकल रहा है, मतलब एक कनेक्शन है, एक ही तार जुड़ना चाहिए। फलन हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस बार तीनों के दोनों को सी से जोड़ देते हैं। बन गया। इसका नाम रख लेते हैं F3। 3 बन गए और बनाते हैं। अब एक काम करते हैं, अब कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। 1A तू इससे कनेक्ट हो जा, 2 तू इससे कनेक्ट हो जा। इस फलन का नाम रख लेते हैं F4। F4 इसे करते हैं कि तू ए के साथ ही कनेक्ट रहे और तू सी के साथ कनेक्ट हो जा। बन गया एक और फलन, ये बन गया आपका F5। F5 हो गया क्या? 4 हो गया, F5 हो गया। अब F6,
अब इसे 2 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसे C के साथ, 1 को B के साथ, C के साथ, और बनाओ। वन को B के साथ ही रहने देते हैं और इसे इसके साथ जोड़ देते हैं, 1 को B के साथ ही, लेकिन 2 को इस बार मैंने A के साथ जोड़ दिया। ठीक है, और बनाते हैं। ये कितना हो गया, F5 हो गया, ये F6 हो गया, ये F7 हो गया। तो B के साथ दोनों ही हो गए। अब 1 को कर लेते हैं C से कनेक्ट और 2 को कर देते हैं A से कनेक्ट। ये हो गया हमारा F8 और एक और बना देते हैं F9 बस। अब एक बात ये सोचने वाली है कि क्या सही में 9 ही बनेंगे या कोई और बच गया, 9 ही बनेंगे या कोई बच गया। हमें कैसे पता चलेगा कि 9 ही बनने हैं, कोई बचा तो नहीं। ये 9 फलन बने, 9 बने। तो याद रखिएगा, एक बड़ी सुंदर चीज देखिएगा, बड़ी मजेदार, बना बना के देखो यार, गणित है, इतना मजा है, इतना एंजॉय करो इसको, इसको बना के थोड़ी मेहनत करके देखो। ऊपर ऊपर बस परिभाषा पढ़ लेते हो, फलन कहते हैं, बना के देखो, देखो तो सही। इसका मतलब है, जब पता है, जब आप ऐसे लिखते हैं ना, ये ऐसे आप कहते हैं एफ एक फलन है ए से बी में, इसका मतलब यही होता है। जब आप ये बात बोलते हैं ना, तो इसका मतलब यही होता है, ये चित्र होते हैं सारे, ये सारे चित्र, जब आप इतना सा बोलते हैं, इतना सा बोलते ही आपके सारे चित्र उभर आते हैं, ये जो जो जोड़े बन सकते हैं सारे आ जाते हैं सारे। अब आपको लगता है ये एक एफ है, एक एफ नहीं है, ये 9 है, इस केस में 9 है, पता नहीं किसी और केस में 25 50 कितने भी हो सकते हैं। जब आप इतनी सी बात लिखते हैं, इतनी सी बात का मतलब संभावित सारे आ गए सारे। इस केस में 9 थे, इस स्थिति में 9 थे। तो ये F1 हो सकता है, F2 हो सकता है। F1 होगा तो ऐसे काम करेगा, F2 होगा तो ऐसे काम करेगा, F3 होगा तो ऐसे काम करेगा, F4 होगा तो ऐसे काम करेगा, F5 होगा तो ऐसे, F6 होगा तो ऐसे, F7 होगा तो ऐसे, F8 होगा तो ऐसे, F9 होगा तो ऐसे। फिर वो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। वो फिर आगे बताएगा कि इनमें से कौन सा है। अभी तक जब ऐसे बोलता है ना, इसका मतलब तो सारे फलन हो गए। फिर वो आगे बताता है कि भाई इनमें से कौन से वाला है, फिर आगे बताता है कि इनमें से कौन से वाला है। पहले तो जब इतना सा लिखते हैं ना, एफ एक फलन है ए से बी में, इसका मतलब ये जो ए से बी के अंदर जितने भी फलन बन रहे हैं, उनमें से एक बंदा ये है, उसमें से एक बंदा ये है। वो कौन सा है, उसके लिए फिर वो आगे बताएगा, आगे बताएगा। जैसे आगे बता दिया कि एफ वो है जो 1 रखने पर ए दे रहा है और 2 रखने पर बी दे रहा है। ये लो, फिर वो आगे बता देगा कि कौन सा एफ, क्योंकि यहां तो 9 एफ बने, 9 में से कौन से वाला एफ, भैया वो वाला एफ जो 1 पे ए दे रहा है, 2 पे बी दे रहा है। अच्छा अच्छा, F4 की बात हो रही है, F4 होगा। ठीक है ना, तो इन्हीं में से कोई होगा, ऑब्वियसली बात है, सारे बना दिए तो इससे बाहर तो जाना ही नहीं है, बनना तो इन्हीं में से। तो जो भी बनेगा वो इनमें से कोई ना कोई पॉपअप होगा। ठीक है, ये आपके फलन हो गए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या 9 ही बनने वाले थे, ये हमें पता कैसे चला, हमें कैसे पता चला कि 9 ही बनेंगे। बात यह है कि भाई हमें पता कैसे चला कि फलनों की संख्या 9 होगी। भाई कोई छूट गया या कोई कम बना दिया या कोई ज्यादा बना दिया, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो जवाब है, हमें ऐसे पता चला। ये तो हमने बना बना के देख लिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा होते तो बना बना के देखने बड़े मुश्किल हो जाते। इससे ज्यादा बड़ी पावर होती तो बना बना के देखने में दिक्कत हो जाती, लेकिन इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। बस इसी से हम विज्ञान पकड़ लेंगे, इसी से विज्ञान पकड़ लेंगे। क्या विज्ञान अपनाया था हमने, हमने पकड़ाया था कि ये 2 पॉइंट है, इसमें 2 थे और यहां 3 थे, यहां 3 थे। ध्यान से सुनना बात को।
तो हमने क्या किया था वहां पे, अभी जो पीछे वाले में हमने क्या किया था, पीछे वाले में हमने इसे पकड़ा और इसे पकड़ के किसी भी एक के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये जो भाई साहब, ये जो पहले वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला, इस पॉइंट के पास जुड़ने का, कनेक्ट होने के 3 तरीके हैं। इसके पास चला जा, या इसके पास चला जा, या इसके पास चला जा, किसी भी एक के साथ कनेक्ट हो जा, कोई भी एक जो तेरे पसंद का हो उसके साथ कनेक्ट हो जा। तो इसका मतलब है इस पहले वाले भाई साहब के पास कितने चांसेस है कनेक्ट होने के, इसके पास कितने तरीके हैं, जवाब है 3 तरीके। इसके पास कनेक्ट होने के 3 तरीके थे, देख लो, हर बार कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ है। कभी ए से कनेक्ट हुआ है भाई साहब, 1 कभी ए से कनेक्ट हुआ है, किसी में बी से कनेक्ट हुआ है, किसी में भाई साहब जाके सी से कनेक्ट हुआ है ना। 3 ऑप्शन थे उसके पास, तो इसने तीनों के तीनों भरपूर इस्तेमाल किए। अब दूसरे वाले के पास कितने ऑप्शन होंगे, दूसरे वाले के पास भी 3 ऑप्शन होंगे कि जाके, क्योंकि यहाँ पे ये तो है नहीं कि 1 जिससे कनेक्ट हो गया 2 से कनेक्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, हुए ही हैं अभी। ये देखो, जिससे 1 कनेक्ट हुआ था उसी से 2 भी कनेक्ट हुआ था, बिल्कुल अलग भी कनेक्ट हो सकता है, सेम से भी कनेक्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि भाई साहब सेकंड वाले भैया के पास भी 3 ऑप्शन है कि जाओ इससे कनेक्ट हो जाओ, जाओ इससे कनेक्ट हो जाओ, और जाओ इससे कनेक्ट हो जाओ। तो इन भाई साहब के पास भी 3 तरीके हैं। 3 गुणा 3 होता है 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 होता है 9। कुल 9 तरीके से हम जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे हर जोड़ने का एक तरीका, एक फलन है। और यहाँ अगर हम पकड़े तो 3 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, 3 कौन है, 1 2 3, ये तो है बी में अवयवों की संख्या, है ना, बी में है 3 तो। और 2 कौन है, 2 है ए में अवयवों की संख्या। इसका मतलब अगर व्यापक तौर पे देखें, आज यहां 3 है, कल यहां 6 हो तो, कल यहां 15 हो तो, कल यहां 20 हो तो इसका मतलब है एन बी की पावर एन ए, इतने फलन टोटल बनेंगे। कुल फलनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कुल फलनों की संख्या, कुल कितने फलन बनेंगे। ये बात जमी या नहीं जमी, यह बात जमी या नहीं जमी, क्या कहते हो। ये कहानी जमी, देखो स्लो चलेंगे, चिंता ना करो, फलन वैसे बहुत भयानक होता है, क्योंकि फलन का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है कितना भयानक होता है, बहुत भयानक होता है। तो धीरे स्लो स्लो उसको बना के चलेंगे, और इतना अच्छे से बना के चलेंगे कि कभी आपको परेशान नहीं करेगा ये, तो, है ना। तो इसलिए धीरे धीरे हाँ में हाँ भरते रहना, साची लगे तो हाँ बोली, झूठी लगे तो ना बोली। तो कोई चीज में दिक्कत है तो हमें बता देना, कोई चीज में परेशानी है तो बता देना, नहीं परेशानी है तो आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल लेके इसको ट्राई भी कर लेते हैं। आपको बताना है कि कितने फलन इसमें परिभाषित हो सकते हैं, कितने फलन इसमें परिभाषित हो सकते हैं। एफ 1 2 3 समुच्चय से एक्स वाई जेड यू समुच्चय पे परिभाषित है, कुल फलनों की संख्या कितनी होगी, फलनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे कितने एफ बनेंगे। जब आप इतनी सी बात लिखेंगे, इतनी सी बात का कितना मतलब होगा, इतनी सी लाइन का कितना मतलब होगा, कौन कौन एफ बनने वाला है यहाँ पे। तो जवाब है, यहां है आपके ए में है आपके 3 अवयव,
यहाँ हो गए आपके 4 अवयव, तो आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कुल फलनों की संख्या हो गई 4 की पावर 3, 64। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, कई बार हम मजाक मजाक में, है ना, ये तो बहुत मजाक में ऐसे लिख देते। एक और एग्जांपल देखो, आपको उसकी गंभीरता समझ में आएगी। आप लोग चलते ही कॉपी में यूं ही लिख डालते थे कि f जो है n से n में फलन है। क्या लगता है f कौन है? कितने f हैं ये? इस बात का दावा ठोकने वाले कितने f हैं? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। जब आप इतनी सी बात लिखते थे तो इस बात के मायने कितने गहरे होते हैं वो देखो। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या लगता है ये इतनी सी बात जब हम यूं ही हल्के में लिख देते ना, एफ एन से एन में परिभाषित है, पता है ये इतनी सी बात कितनी गहरी है? बात इतनी सी है लेकिन गहरी कितनी है वो देखो। इस बात के दावा ठोकने वाले कितने लोग होंगे, है ना? तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने होंगे? यहाँ पे जो फंक्शन बनेंगे उनकी संख्या होगी अनंत की पावर अनंत। याद रखिए, अनंत की पावर अनंत, अनंत की पावर अनंत। कल्पना करके देखो, अनंत का स्क्वायर नहीं है, अनंत की पावर अनंत है। अनंत स्क्वायर तो अनंत गुणा अनंत होता है। अनंत स्क्वायर तो, अनंत तो बहुत छोटा रहेगा इसके हिसाब से। अनंत इंटू अनंत, अनंत स्क्वायर तो ये होता है। अनंत की पावर अनंत है। सोचो, मतलब ये, अगर अनंत आपको बड़ा लगता है, कोई नंबर अगर आपको बड़ा लगता है तो उस पर उतनी पावर करके देखो, फिर देखो कमाल कितना बड़ा होता होगा। फिर देखो वो कितना बड़ा होता होगा। अगर अनंत आपको बड़ा लगता है, कोई भी नंबर सोच लो जो आपको बड़ा लगता हो, उस बड़ा नंबर अगर वो ऐसे ही आपको बड़ा लग रहा है तो उसकी पावर करने के बाद, उतनी पावर करने के बाद क्या होगा? मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको 99 बड़ा लगता है, मान लो, तो सोचो 99 की पावर 99 कितना बड़ा होता होगा। अगर 99 आपको बड़ा लगता है तो 99 की पावर 99 कितना बड़ा होता होगा। तो बस वही है ये, अगर आप अनंत इतना बड़ा है तो अनंत की पावर अनंत कितना होता होगा। इतने फलन बनते हैं, इतने फलन इतने बनते हैं। कल्पना करो कितने फलन बनते हैं। ठीक है ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नामकरण पे आते हैं। प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब एवं पूर्व प्रतिबिंब। पहले एक चीज, फलन का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन को कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि बड़ी प्यारी चीज है। नॉर्मली हम क्या बहुत रट्टा मार के बैठे होते हैं तो हमें लगता है फलन बस एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यही एक फंक्शन होता है। जवाब है गलत। ना भाई, ऐसे नहीं होता। फलन के कई रूप हो सकते हैं। मान लो आपका एक समुच्चय ए है जिसमें 1 एंड 2 है, ठीक है। बी एक समुच्चय है जिसमें 3 और 6 है, ठीक है। और कोई फलन जो है वो ए से बी में परिभाषित है। कोई फलन है जो आपका ए से बी में परिभाषित है। अब इस फलन को आप 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इसे दिखाने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है आप इसे चित्र रूप से बनाएं, नंबर 1 डायग्राम फॉर्म, आप इसे चित्र रूप से दिखा सकते हैं। नंबर 2 इसे आप एक मैट्रिक्स की सहायता से दिखा सकते हैं। नंबर 3 आप इसे समुच्चय की सहायता से दिखा सकते हैं। और समुच्चयों में भी 2 तरीके, रोस्टर रूप, निर्माण रूप। या नियम रूप। देखो अभी समझना, एक एक बात करते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी आपको। अलग अलग तरीके हैं एक फलन को लिखने के। हाँ ये बात आप कह सकते हैं कि पॉपुलर है ना, जैसे फॉग है, सेंट में और भी बहुत सी कंपनी आती है, परफ्यूम में ढेर सारी कंपनी आती है, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं के नाम जानते हैं जो पॉपुलर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो और चीज नहीं बनाती है ना। याद करो जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप जिन जिन कंपनियों का नाम जानते हैं, क्या दुनिया में उतनी कंपनी है? जवाब है नहीं। आप किन का नाम जानते हैं? आप उनका नाम जानते हैं जो लोकप्रिय है, या जिनके ऐड आप देखते हैं, या जिनके ऐड आपके सामने रखे गए हैं, आप उन्हीं कंपनियों को जानते हैं। तो जो आपने देखी है बस आप उतनी जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उतनी और कंपनियां नहीं है, कंपनियां और भी है। सेम वैसे ही फलन का जो रूप आप देखते हैं वो एक रूप है जो आप देखते हैं, इसका मतलब नहीं है कि इकलौता ही वही रूप है, और भी रूप बाहर है। जैसे फलन को आप चित्र की सहायता से लिख सकते हैं। ये आपका ए समुच्चय, ये आपका बी समुच्चय, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ये बढ़िया काम करता है, लेकिन शुरुआती दौर में ये नियम अच्छा काम करता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे साइज बड़ा होता चला जाता है ये कम इफेक्टिव होता है। ये 1, ये 2, ये यहाँ 3 है, 6 है। मान लो 1 से 3 आ गया और 2 से 6 आ गया। एक तरीका तो आपका ये होता है, इसे कहते हैं डायग्राम फॉर्म या चित्र रूप। दूसरा होता है मैट्रिक्स फॉर्म, कि आप अपने फलन को ऐसे लिख सकते हैं कि भाई आपने क्या रखा, जो प्रांत है जो आप रखते हैं, जो ए समुच्चय है उसको आप ऊपर लिखिए, जो बी समुच्चय है उसको आप नीचे लिखिए। जैसे 1 पे आपका क्या आया, 1 पे 3 आया, 1 पे 3, 2 पे 6 आया, 2 पे 6 आया। ये लो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या समझा रहा है कि 1 पे क्या आया, 3 आया, 2 पे क्या आया, 6 आया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूर अलग ये तरीका चित्र में आ गया, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया। दूसरा होता है समुच्चय के तरीके से, ऐसे ना लिखें, हम समुच्चय में लिख सकते हैं एफ, और जोड़े बना बना के लिख दें कि भैया 1 का जोड़ा 3 के साथ है, 1 का जोड़ा 3 के साथ है, और 2 का जोड़ा 6 के साथ है। ठीक है, अब इन सारे रूपों में एक दिक्कत है कि जब समुच्चय छोटा होगा तब तो ये ठीक है। समुच्चय छोटा होगा, मान लो 8-10 अवयव है तो जोड़ के दिखा दें, चित्र बना दें, मैट्रिक्स बना दें, जोड़े बना दें, ठीक लगता है। लेकिन सोचो अगर अनंत अवयव हुए तो, ये अनंत ही क्यों, 50 अवयव हुए तो 50-50 अवयवों का चित्र बनाना या ये बनाना और जोड़े बनाना इफेक्टिव बना सकते हैं। ऐसा नहीं कोई जिद पे आ जाए तो बना के दिखा दे, बिल्कुल दिखा सकता है। जिद पे आए तो कुछ भी कर सकता है बंदा, तो जिद पे आ जाएगा तो बना देगा, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, समय खाता है। अब कुछ और तरीका निकालते हैं, कुछ ऐसा बढ़िया तरीका जिससे बात भी समझ में आ जाए और वो छोटा सा तरीका हो, है ना। मैथ्स की भाषा में जिसे कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, इतना हो, छोटा भी हो और स्वीट भी हो। तो हमने एक तरीका अपनाया कि एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। गौर करो, ये क्या है, ये बता रहा है कि आप क्या रखोगे, रखोगे वो आपका ए समुच्चय हो गया, वो रखो, और फिर जो आएगा वो आपको फॉर्मूला बता देगा कि क्या आएगा, कौन किसके साथ आएगा ये आपको फॉर्मूला बता देगा। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, समुच्चय बनाने की जरूरत नहीं है, आप जब भी मन में आए यहाँ के निकाल लीजिएगा। आपको जरूरत पड़े तो निकाल लेना, वरना ये फॉर्मूला ले जाना, ये हैंडी है, जैसे लैपटॉप होता है, पीसी भी होता है आपके पास, लैपटॉप भी होता है। लैपटॉप में क्या खासियत होती है, आपको लेके जा सकते हैं, है ना, पोर्टेबल है। अब ये पोर्टेबल है, ये वही बता रहा है, बिल्कुल वही जवाब दे रहा है, ट्राई कर लो। एक रखने पर, है ना, अच्छा इसमें क्या रहा, सॉरी ये 2 है यहाँ पे, अब ठीक है। देखो बिल्कुल वही बता रहा है, एक रखने पर 3, 2 रखने पर 6, एक रखने पर 3, 2 रखने पर 6, वही बता रहे, वही तो बता रहे। लेकिन गौर किया, अगर एक कल्पना करना कि अगर 50 अवयव होते
तो ये 50 जितना बड़ा होता, ये भी 50 जितना बड़ा होता, ये भी 50 जितना बड़ा होता, लेकिन ये तब भी इतना ही होता, ये छुटकू तब भी उतना ही होता, ये छुटकू तब भी उतना ही होता। समझ रहे? समुच्चय का साइज बढ़ने के साथ साथ ये बड़े होते जाएंगे। समुच्चय का साइज बड़ा होने के साथ साथ ये बड़े होते जाएंगे, लेकिन ये एक अवयव के लिए भी उतना ही रहेगा जितना अनंत अवयव के लिए। अनंत अवयव के लिए भी भाई साहब ये इतने ही रहेंगे, इतना ही छोटा रहेगा ये। अगर अवयव अनंत हुए तब भी इतना ही रहेगा, और अगर अवयव 10 हुए तो भी इतना ही रहेगा, अगर एक अवयव है तो भी इतना ही रहेगा। सही है गलत है? अगर मैं वहां से 2 हटा दूं तो इसमें फर्क पड़ेगा? नहीं, वहां फर्क पड़ेगा, वो चित्र छोटा हो जाएगा। एक और ऐड कर दूं तो वो बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये तब भी उतना ही रहेगा। यानी ये बहुत पोर्टेबल है। अब मैंने कहा जो पोर्टेबल है, जो पॉपुलर है, वो तो चलेगा ही मार्केट में, तो हमने मार्केट में इसको यूज करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव है। ये सब फलन रूप है, ये सब फलन के रूप है। ये निरूपण का तरीका है, यूं लिखो, यूं लिखो, या यूं लिखो, या यूं लिखो। यहाँ पे आपने निर्माण रूप लिखा है, मतलब नियम लिख दिया, जोड़े बना के नहीं दिखाए। यहाँ पे आपने नियम लिख दिए, क्योंकि आपको पता है नियम में बांधना आसान है बजाय एक एक को बना बना के दिखाना। तो आपने नियम बना दिए, भाई बांध लो, ये नियम बता देगा कौन किसके साथ बंधा हुआ है, ये नियम बता देगा कौन किसके साथ बंधा हुआ है, हमारा काम खत्म। तो आई बात समझने? तो इसलिए यह ना सोचेगा कि ये एकमात्र है, ना ना, बहुत से हैं, बहुत से तरीके हैं लिखने के। ये मोस्ट पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि ये सबसे प्यारा है। प्यारा क्यों है? बहुत छोटा है, बाकी सब इसके मुकाबले बड़े बड़े हैं। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? बढ़े आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। इमेज एंड प्री इमेज। अब एक चीज हम अभी जो कर रहे हैं, एक चीज देखा, अभी हमने इन भाई साहबों के नाम नहीं रखे, इनके नाम नहीं रखे। ये वाले जो अवयव हैं, इनको भी अवयव बोल रहे हैं, इनको भी अवयव बोल रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि मैं इस वाले अवयवों की बात कर रहा हूं या इन वाले अवयवों की बात कर रही हूं? क्योंकि ये भी अवयव है और ये भी अवयव है, ये भी अवयव है और ये भी अवयव है। पता कैसे चले कि ए के अवयव है या बी के अवयव है? नाम तो रखो इनका, है ना, नाम तो रखो भाई, ये किस परिवार के सदस्य हैं, इनका एक नाम हो, एक परिवार का नाम हो, एक इस परिवार का नाम हो, ताकि पहचान की जा सके, बताया जा सके भैया मैं ए के परिवार की बात कर रहा हूँ या मैं बी के परिवार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम ए बी पे भी ज्यादा दिन नहीं टिक सकते, क्योंकि आज मैं नाम ए बी रख रहा हूँ, कल कोई व्यक्ति आएगा इनके नाम पी और क्यू रख देगा, है ना? समझ रहे? आप व्यक्तियों पे नाम नहीं रख सकते, क्योंकि व्यक्ति तो आज चला जाएगा, कल दूसरा आ जाएगा। जैसे पद होते हैं, प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, है ना, कलेक्टर का पद, उसको पद को एक नाम देते हैं, व्यक्ति का नाम नहीं देते, क्योंकि हमें पता है व्यक्ति तो चलता रहेगा, व्यक्ति तो आज है, कल कोई और आ जाएगा, कल कोई और व्यक्ति आ जाएगा, तो हम उसे पद के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि पद कभी नहीं जाएगा, पद कभी नहीं जाएगा, पद पे बैठने वाला आता जाता रहेगा, पद पे बैठने वाला आता जाता रहेगा। तो अगर मैंने ए बी नाम रखा तो नाम तो पता ही, आप जानते हैं, नाम तो चले जाएंगे। आज मैंने ए बी रखे हैं, कोई और भाई बंधु आएगा वो एक्स वाई नाम रख देगा, कोई और बंधु आएगा वो पी क्यू नाम रख देगा, कोई और कुछ और नाम रख देगा। तो हम नाम से मुक्त होना चाहते हैं, इन नामों से मुक्त होना चाहते हैं, इन्हें पदवी देना चाहते हैं कि भैया ये वाले कहलाएंगे, ये वाले कहलाएंगे। तो चलो आ जाओ कहानी
थोड़ा सा नामकरण पे चलते हैं। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। मान लो ये आपका ए है और ये आपका बी है और इनके बीच में एक फलन परिभाषित है। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब अगर आप कांच के आगे खड़े होते हैं तो कांच के आगे देखते होंगे, जब आप कांच के आगे खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है ना। आपका नाक है वहां पे दिख रहा होता है, आपका मुंह है वहां पे भी दिख रहा होता है, आपके कान वहां पे भी दिख रहे होते हैं। तो जो चीज आप सामने रखते हैं उसका प्रतिबिंब कांच में बनता है। और कांच की क्यों बात है, अगर आप कहीं और जगह भी खड़े होते हैं, मतलब कोई पानी के सामने खड़े होते हैं तो भी पानी में भी आपकी झलक बन जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि अगर ये इनके लिए क्या होंगे। अगर ये कांच है, जैसे कांच जैसे ही दिख रहा है, अगर ये कांच है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो ये कहलाता है, इन्हें कहते हैं प्रतिबिंब। लेकिन है किसके, ये है एक का प्रतिबिंब, क्योंकि एक से जुड़ा हुआ है, ये एक का प्रतिबिंब कहलाता है। मान लो इस फलन का नाम जी है, इस तो ए जो है, ए किससे जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है, तो हम ए को बोलेंगे ए जो है वो 1 का प्रतिबिंब है। जी वन का मतलब, जी वो है जो फोटो बना रहा है, ये फोटो खींच रहा है, जी फोटो खींच रहा है। और ए किसकी फोटो है, 1 की। सी किसकी फोटो है, 2 की। और भाई बी किसी की फोटो नहीं है, बी अकेला एकांत सुनसान है। तो हमसे पूछा जाए कि 1 का प्रतिबिंब कौन है, तो 1 का प्रतिबिंब है ए, 1 का प्रतिबिंब ए। तो इसको ऐसे पढ़ना होगा कि 1 जी का मतलब, जी को बोलेंगे प्रतिचित्रण, हिंदी में बोलेंगे मैपिंग बोल दो, इंग्लिश में मैपिंग बोल दो, हिंदी में प्रतिचित्रण बोल दो। प्रतिचित्रण जो फोटो खींचता हो, तो जी जो है वो कैमरा है जो फोटो खींच रहा है। तो 1 की फोटो ए है, मतलब 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब सी है। ठीक है, ये 1 का प्रतिबिंब कहलाता है, 1 का प्रतिबिंब। जी वन का मतलब 1 का प्रतिबिंब, जी के अंदर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 का प्रतिबिंब। और वो है कितना, वो है कितना, वो है ए, वो है सी। तो 1 का प्रतिबिंब कौन है, ए है। 2 का प्रतिबिंब कौन है, सी है। लेकिन अगर इसको उल्टा बोलना हो तो क्या बोलेंगे, मतलब ये इसका बहन है, ये इसका पति है। लेकिन दूसरे साइड से बोलना हो तो मतलब 1 के लिए ए कौन हुआ, प्रतिबिंब हुआ, 1 के लिए ए प्रतिबिंब हुआ। लेकिन ए के लिए 1 क्या हुआ, इसके लिए तो प्रतिबिंब हुआ। 1 के लिए ए क्या हुआ, प्रतिबिंब हुआ। लेकिन ए के लिए 1 क्या हुआ, तो इसे बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से पहले जो था, जब फोटो नहीं खिंचाई थी, उससे पहले जो खड़ा था वो था पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज, जो इमेज से भी पहले खड़ा था, मतलब जब फोटो खींचनी शुरू नहीं की थी उससे पहले जो खड़ा था वो था प्री इमेज। ठीक है, ऐसे समझो कि अगर y बराबर एफ एक्स लिखा जाए तो इसे कैसे पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे कि x का प्रतिबिंब y है, x का प्रतिबिंब यानी x की फोटो खींची गई है और फोटो कौन आई है, y, x का प्रतिबिंब y है। लेकिन अगर y के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे इसी बात को, y से पढ़ोगे कि y क्या, x कौन है, हम आपके कौन है ना। x ने पूछा, y ने जवाब दे दिया, y ने पूछा हम कौन, तो भैया तुम y जो हो, y एक्स वाई का पूर्व प्रतिबिंब है, एक्स वाई का पूर्व प्रतिबिंब है।
तो ये याद रखिएगा, जो एक्स होता है, जो उधर जो आता है वो प्रतिबिंब होते हैं, उधर प्रतिबिंब होते हैं, इधर पूर्व प्रतिबिंब होते हैं। जो प्रतिबिंब से पहले ही थे उन्हें पूर्व प्रतिबिंब, नाम बहुत सोच समझ के रखा जाता है गणित में। पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब निकालने से पहले जो खड़े थे वो पूर्व प्रतिबिंब है। ये सब है पूर्व प्रतिबिंब, है ना। ये भाई साहब है पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब। अब कौन किसका पूर्व प्रतिबिंब है ये ध्यान है। ए का पूर्व प्रतिबिंब ए है, सी का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब सी है। और ये दोनों प्रतिबिंब है। तो ये इस तरीके से हम इनको नाम देंगे। तो जब आपसे पूर्व प्रतिबिंब पूछा जाए, मतलब आपसे उधर का पूछा जा रहा है कि इसके लिए वो कौन है, और प्रतिबिंब पूछा जाए तो ये पूछा जा रहा है कि इसके लिए वो कौन है ना। जब आपसे प्रतिबिंब पूछा जाए मतलब यहां से ये पूछा जा रहा है, इमेज बताओ मतलब फोटो बताओ, और फोटो देख के पूर्व प्रतिबिंब पूछा जा रहा है मतलब वो पूछा जा रहा है इधर। ठीक है ना, क्लियर हुआ। डायरेक्शन का फर्क है भाई। एक्स का प्रतिबिंब वाई है, वाई वाई का पूर्व प्रतिबिंब एक्स का प्रतिबिंब वाई है। कैमरा यहां लगा हुआ है, जो आपका फलन है वो आपका कैमरा होता है। आपका फलन जो होता है वो कैमरा होता है। तो वो क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, फोटो बनाता है, तो वो प्रतिबिंब हो गया, उसके लिए वो पूर्व प्रतिबिंब हो गया। अब एक चीज कोई पूछेगा कि हमने प्रतिबिंब निकालने के लिए तो एफ हो गया, एफ प्रतिबिंब निकाल देता है, पूर्व प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या है, तो भैया उसके लिए हम अलग चिन्ह यूज करेंगे, एफ इनवर्स, एफ की पावर -1 का चिन्ह यूज करेंगे, एफ की पावर -1 का। अगर मैं आपसे लिखूं एफ एक्स, तो समझ जाओ कि मैं एक्स का प्रतिबिंब पूछ रहा हूं। एफ एक्स लिखूं तो इसका मतलब है मैं आपसे एक्स का प्रतिबिंब पूछ रहा हूं। लेकिन मैं एफ इनवर्स वाई लिखूं, इसका मतलब है मैं वाई का पूर्व प्रतिबिंब पूछ रहा हूं। तो प्रतिलोम का मतलब होगा उल्टा, समझिए, उल्टा। एफ इनवर्स लिखूं तो समझ जाओ कि उधर वाला देकर इधर वाला पूछ रहा हूं, और एफ दूं इसका मतलब है इधर वाला देके उधर वाला पूछ रहा हूं। सही है, बात समझिए। एग्जाम्पल ले लो, आ जाओ। ये ए, ये बी, ये 1, ये 2, तो ये क्या हुआ, F1, F में 1 रखोगे तो A आएगा, F में 2 रखोगे तो B आएगा। लेकिन लेकिन उल्टा बोलना हो तो ये कौन है, ये है हमारे A का पूर्व प्रतिबिंब, और ये कौन है, ये हमारे B का पूर्व प्रतिबिंब। 1 कौन है, A का पूर्व प्रतिबिंब। 2 कौन है, B का पूर्व प्रतिबिंब। और A कौन है, A1 का प्रतिबिंब। A कौन है, 1 का प्रतिबिंब। B कौन है, 2 का प्रतिबिंब। ये चिन्ह ऐसे होते हैं। तो
एफ और एफ इनवर्स को समझो कि ये कैसे यूज हो रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। जब आप एफ और एफ इनवर्स यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है। जब कभी एफ इनवर्स लिखते हो, जब एफ लिखते हो इसका मतलब है, एफ का मतलब है आप ये पूछ रहे हो कि ये इधर वाले समुच्चय में है और उधर वाले समुच्चय में इसकी इमेज क्या होगी, इसकी इमेज क्या है। और जब आप इनवर्स लिखते हैं तो आप पूछ रहे हैं कि वो अवयव उधर है, उधर वाले अवयव का इधर कौन होगा, क्योंकि जब कनेक्शन तो दोनों तरफ होंगे, जब कनेक्ट होगा तो दोनों तरफ कनेक्ट होंगे, तो आप ये पूछना चाहते हैं कि इधर वाले का उधर कौन है, उधर वाले का इधर कौन है। ठीक है, सही है। पढ़ना सीखो, इसको थोड़ा सा पढ़ना सीखो कि कहना क्या चाहता है, क्यों यू बनाएगा। तो दो ओब्वियसली बात है, कोई पूछ सकता है कि 1 से क्या आएगा, तो आप कहोगे ए आएगा, ए से क्या आएगा 1 आएगा, तो उसको बोलोगे कैसे, दोनों रिवर्स डायरेक्शन है, 1 इधर से उधर जा रहा है, 1 से ए उधर जाना है, ए से 1 इधर आना है, तो उसको कोई तो चिन्ह दोगे। इधर से उधर जाने को कैसे समझाओगे, बस ऐसे ही बोल दोगे इधर उधर जाना, इधर उधर का मतलब तो समझाओगे ना, है ना। तो एफ का मतलब तो होगा, एफ का मतलब तो होगा पहले वाले समुच्चय से दूसरे वाले समुच्चय में जाना, और एफ इनवर्स का मतलब होगा दूसरे वाले से पहले में आना। ठीक है, क्लियर हुआ ये। चलो इनमें भी नाम डाल लेते हैं ताकि ये भी कंफ्यूज ना हो। इस समुच्चय को, जो आगे वाला समुच्चय होगा, इसका नाम रहेगा प्रांत, यानी डोमेन। आगे वाले समुच्चय का नाम होगा डोमेन और पीछे वाले समुच्चय का नाम होगा कोडोमेन। सह प्रांत। आगे वाले को आप प्रांत बोलेंगे और पीछे वाले को आप सह प्रांत बोलेंगे। अब एक और बंदा आ जाता है इनके बीच में जिसका नाम है परिसर। परिसर क्या होता है कि ये मान लीजिए, परिसर को लाते एफ का परिसर, या रेंज, या परास। ये 1, ये 2। अब आपका मान लीजिए 1 जो है वो जाके कनेक्ट हो गया बी के साथ, 2 कनेक्ट हो गया सी के साथ, तो साफ बात है 1 रखने पर बी आया है, 1 रखने पर बी आया है और 2 रखने पर सी आया है, तो कुछ तो कनेक्ट हो गए प्रांत के अवयवों के साथ। ये प्रांत था, डोमेन था, प्रांत के अवयवों के साथ सह प्रांत के कुछ अवयव कनेक्ट हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो खाली रह गए, कुछ ऐसे भी हैं जो खाली रह गए। देखो कनेक्ट हुआ या ना हुआ उससे कोई प्रांत को, सह प्रांत को कोई लेना देना नहीं है, प्रांत तो कनेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि फलन की परिभाषा कहती है कि प्रांत तो खाली छूट ही नहीं सकता। क्या कहा था कि आगे वाले समुच्चय का जो प्रथम समुच्चय है ए, उसके सारे अवयव कनेक्टेड रहने चाहिए, तो इसको तो चिंता है ही नहीं, इसका तो खाली रह ही नहीं सकता, क्योंकि फलन की परिभाषा में ही कवर हो गया ये तो, है ना। ये तो संविधान की परिभाषा में ही कवर हो गया, संविधान में ही आ गया ये तो ये तो बल्ले बल्ले मौज करेगा, तो इसका तो काम हो गया, तो ये तो प्रांत में आ गया, है ना। याद रखिए बाय डेफिनेशन में कवर हो गया ये बंदा, तो इसको तो चिंता करने की जरूरत है ही नहीं कि मेरा कोई जुड़ेगा कोई खाली रहेगा, है सब जुड़ेंगे कोई खाली नहीं रहेगा, तू तो चिंता मत कर। अब आ जाओ, चिंता करनी है उसको। अभी बाय को डोमेन में जब आप सह प्रांत बोलते हैं तब सब कुछ कवर होता है, सब कुछ सह प्रांत में सब कवर होता है, सह प्रांत में सब कवर होता है, कनेक्ट वाले भी अनकनेक्टेड भी सब कवर होता है, ये सह प्रांत है। लेकिन जो जो कनेक्ट हो जाते हैं, जो जो कनेक्ट हो जाते हैं उस समुच्चय को परिसर कहते हैं। सिर्फ कनेक्शन वाले जो कनेक्ट हुए हैं उनको परिसर कहते हैं, इस समुच्चय को परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं। जो छूट गए उनको छोड़ दिया जाता है, जो जो कनेक्ट हुआ वो उनका समुच्चय, कनेक्ट होने वालों का, प्रतिबिंबों का समुच्चय, इसलिए इसको कहते हैं प्रतिबिंबों का समुच्चय।
क्योंकि इसमें केवल वही है जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंबों का समुच्चय। प्रतिबिंबों का समुच्चय, प्रतिबिंबों का समुच्चय। जो कनेक्ट हुआ केवल वो जो कनेक्ट हुआ सिर्फ। तो कंफर्म है कि भाई कनेक्ट तो यहीं से होंगे ना, कनेक्ट तो यहीं से होंगे। इसी में से हो सकता है सारे कनेक्ट हो जाए, हो सकता है कुछ कनेक्ट हो, कुछ खाली छूट जाए। तो इसका मतलब आपका परिसर जो होता है वो उप समुच्चय होगा सह प्रांत का, है ना। आपका परिसर उप समुच्चय होता है किसका, सह प्रांत का। यानी ज्यादा से ज्यादा आपका परिसर सह प्रांत के बराबर हो सकता है। तो कनेक्शन तो वहीं होने हैं ना, तार तो उसी में जुड़ने, तार तो वहीं जुड़ने हैं ना। तो हो सकता है सारे जुड़ जाए, तो ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, परिसर बराबर हो जाएगा सह प्रांत के। अन्यथा कुछ छूट गया तो छोटा हो जाएगा, तो रहना तो वही है। क्लियर है, क्लियर है ये बात। अब इनको हम गणित में लिखेंगे कैसे, इनको हम दर्शाएंगे कैसे, कुछ प्रतीक चिन्ह तो दो। जैसे जब आप बोलोगे कि एफ ए से बी में है, जब आप बोलोगे ए से बी में है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। तो परिसर, परिसर को भी तो दिखाओ। ये डोमेन, ये कोडोमेन, प्रांत, परिसर। परिसर को कैसे दर्शाओगे, तो परिसर के लिए हम एक काम करेंगे, सावधानी से हम परिसर बोलेंगे एफ ए को, परिसर। क्या हमने कोई ऐसे ही नाम रख दिया, नहीं ऐसे नहीं रखा, बहुत सोच समझ के नाम रखा। एफ ए का मतलब ये हुआ कि जो आप ए के अवयव है वो फलन में तो रखोगे, ए के अवयव फलन में तो रखोगे, और ए के अवयव फलन में रखने से जो समुच्चय बनेगा उधर जाकर, ए के अवयव 1/1 ए के अवयव रखने से जो उधर समुच्चय बनेगा वही तो परिसर है। परिसर क्या है, इधर वाले अवयव, जो प्रांत वाले अवयव है वो रखने पर उधर जो, यहाँ से गोलियां चला रहे हो डिचके हैं डिचके हैं डिचके हैं, तो जो गोलियां चलाने के बाद में वो जो टारगेट को हिट कर रही है उन्हीं का समुच्चय ही तो परिसर है। वैसे हो जाएगा ना। और ये गोलियां कहाँ जाके लगेगी ये कौन बता रहा है, फलन ही तो बता रहा है। तो इसको लिख देते हैं एफ ब्रेकेट ए, बड़ा ब्रेकेट लगाना चाहो तो बड़ा लगा दो, छोटा लगाना चाहो छोटा लगा दो, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा चिंता ना करना कि बड़ा ही लगाएंगे ना, छोटा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये परिसर है। क्योंकि देखो परिसर को भी तो संकेत चाहिए बेचारे को। प्रांत को आप संकेत दे रहे हो, है ना, सह प्रांत को आप संकेत दे रहे हो, तो इस बेचारे को भी संकेत दो। और अब क्लियर हो गया, जब ये सह प्रांत है, ये परिसर है, तो एफ ए उप समुच्चय होगा, क्योंकि एफ ए परिसर है, तो परिसर उप समुच्चय होगा किसका, बी का। समझ में आई बात। ये एफ ए ये क्या होते हैं, यूं ही हम लिखते नहीं है, बहुत सोच समझ के इनको यूज किया जाता है ना। देखा किताबों में आप देखते होंगे एफ ए लिखा हुआ होता है, तो आप सोचते हैं एफ ए क्या होता है, एफ ए कुछ नहीं है, एफ ए सिर्फ परिसर का नाम है, परिसर का नाम है एफ ए। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक सब ठीक है, यहां तक सब ठीक है। चलो एक बार जो चीजें पढ़ी है उनको पहले बार रिकॉल करते हैं, फिर इस पे आगे बढ़ेंगे। चलो अब एक बार, फंक्शन में क्या अलाउड नहीं है, फलन में क्या नहीं हो सकता, नंबर, ये दो बातें नहीं हो सकती। नंबर एक,
ए में कोई बेचारा नहीं हो सकता, ए में कोई बेचारा नहीं हो सकता। बेचारा ए में बेचारा नहीं हो सकता। ए में कोई अभी वैसा नहीं हो सकता जो खाली छूट जाए, इग्नोर कर दिया जाए कि ठीक है तो कनेक्ट नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। नंबर 2, ये नहीं हो सकता। एक से 2 तार या 3 तार नहीं निकल सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकते। प्रकाश नहीं निकल सकता ऐसे, है ना, प्रकाश नहीं निकल सकता। समझ गए? एक से एक से बहुत सारे नहीं हो सकते, एक से एक ही हो सकता है। तो ये 2 बातें फलन के टाइम पे ध्यान रखनी है। एक, ए में कोई बेचारा नहीं हो सकता। नंबर 2, कोई इतना भी नहीं हो सकता कि 1 से 2 हो जाए, ये भी अलाउड नहीं है ना। मतलब पेट भरे, वैसा जैसे सरकारी नौकरियों में होता है ना, आदमी पेट पेट भरता है, ना गरीब रहता है ना अमीर रहता है। जैसे आप लोग गवर्नमेंट नौकरी लग रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या होगा। आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जब ना तो आप गरीब होंगे ना आप अमीर होंगे, आप एकदम बीच में होंगे, क्योंकि तनख्वाह आपको अमीर होने नहीं देगी, तनख्वाह आपको गरीब भी नहीं होने देगी। तो ना आप गरीब में रहेंगे ना आप अमीर में रहेंगे, फिर आप बीच में आ जाएंगे। ऐसी वाली स्थिति में ना आप बेचारे होंगे ना आप खुल के 2 रुपए खर्च कर पाएंगे। फिर खुल के 2 रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे, 1 ही रुपया खर्च करना है और करना ही है। ठीक है, क्लियर समझ में आए बात? फिर जब आप नौकरी लग जाएंगे तो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे आप। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये छोटे बड़े हो सकते हैं, ये उससे बड़ा हो सकता है, वो उससे बड़ा हो सकता है, वो छोटे बड़े हो सकते हैं। इनमें कोई रूल लागू नहीं होता, बस ये 2 रूल है, इन 2 रूल के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? आगे, समान फलन। समान फलन, इक्वल फंक्शन। दो फंक्शन एफ और जी इक्वल कहलाते हैं। दो फलन को समान कब बोलेंगे? दो फलन एफ तथा जी, दो फलन एफ तथा जी समान कहलाते हैं यदि दो फलन एफ और जी समान कहलाते हैं यदि नंबर 1 शर्त, एफ का प्रांत वही हो जो जी का प्रांत हो। दोनों का प्रांत एक होना चाहिए, दोनों ही फलनों का प्रांत एक होना चाहिए, दो ही फलनों का परिसर एक होना चाहिए, या सह प्रांत ले लो यहाँ पे, एफ का सह प्रांत और जी का सह प्रांत।
प्रांत प्रांत बराबर हो, सह प्रांत बराबर हो। नंबर 3, हर x के ऊपर दोनों के मान बराबर हो, हर x पर, फॉर ऑल x, हर x पर, ऑल x का मतलब यहां प्रांत से है, बिलोंग्स टू प्रांत, जो प्रांत है प्रांत के हर x पर, तो एफ एक्स बराबर जी एक्स। ये 3 बातें अगर लग गई तो हम 2 फलनों को समान फलन बोल देंगे, हम 2 फलनों को समान फलन बोल देंगे, क्योंकि हमारी फलन की परिभाषा, थोड़ी इस परिभाषा का ध्यान रखिएगा, बड़ी जानदार परिभाषा है। कई बार लोग क्या करते हैं कि बस ये जो तीसरी वाली शर्त होती है ना, इसको देखते हैं और इसको देख के कह देते हैं फलन समान है या नहीं है, बड़ा अजीब करते हैं, पता नहीं कैसे, है ना। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये देखो एक एग्जाम्पल लो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बताओ ये फलन बराबर है या नहीं है, यह फलन, 2 फलन है, बराबर है या नहीं है, ये 2 फलन बराबर है या नहीं है। एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी बराबर है 3x, क्या यह फलन बराबर है या नहीं है। अभी चंद सेकंड पहले बोला था, जल्दबाजी मत किया करो। आपको कैसे पता चला ये बराबर है या नहीं, आपको पता कैसे चला, आपको पता कैसे चला कि ये दोनों, ये तो वैसे ही है, मतलब आपने फलन देखा और आपने कह दिया कि अच्छा यही है। मतलब कोई आदमी है जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, मतलब अपराधी, आरोपी, अपराधी है। या फिर अखबार में पढ़ा कि पुलिस ने इस आदमी को पकड़ लिया, तो आपने कह दिया बस हाँ, ये अपराधी पकड़ा गया, अपराधी पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा। पहले तो ये बताइए कि इस बात की गारंटी है कि पुलिस जिसको पकड़ती है वो सही होता है, वो अपराधी होता है। पहले तो इस बात को देखिए, अगर आप कह दो कि वो अपराधी है क्योंकि पुलिस ने पकड़ा है, तो पहले ये कंफर्म करिए कि पुलिस जिसको पकड़ती है क्या वो अपराधी होता है। आप कहोगे नहीं, तो नहीं, तो फिर आपने कैसे कह दिया। तो हमने जब फलन के समान होने की परिभाषाएं ये बना रखी है, तो ये परिभाषाएं लगाए बिना आपने कैसे चेक कर लिया कि है या नहीं है। तो पहले चेक तो करते, पहले इनके प्रांत को तो देखते बेचारों के, इनके प्रांतों को तो देखते ना, आपने इनका प्रांत देखे ना, आप इनके सह प्रांत देखे, और आपने इसको बराबर है या नहीं है, प्लस खाली शक्ल देख के कह दिया, सिर्फ शक्ल देख के आपने कह दिया कि बराबर नहीं है। शक्ल देख के, मतलब दाढ़ी बढ़ गई है तो आरोपी, दाढ़ी कटवा ले तो, सोचो, जिसको आज आप दाढ़ी देख के अपराधी कह रहे हैं वो कल जाके कटवा के आ जाए तो फिर क्या करोगे, फिर नहीं है। देखो ये मान लो f जो है समुच्चय a और b, a बराबर है 1,2, b बराबर है 3,6, ठीक है। और दोनों ही फलन f भी a से b में परिभाषित है और g भी a से b में परिभाषित है, f भी a से b में परिभाषित है, g भी a से b में परिभाषित है। तो अब एक एक शर्तों पे आओ, एक एक शर्तों पे आओ। क्या f का प्रांत और g का प्रांत बराबर है, जवाब है हाँ। f का प्रांत और g का प्रांत एक ही है, f का प्रांत और g का प्रांत सेम है, बोला हाँ जी ये भी सेम है, ठीक है, डन। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2 डन। शर्त नंबर 3, शर्त नंबर 3 कहती है कि आप जाओ प्रांत में जाओ और हर अवयव पे f का मान भी निकालो और g का मान भी निकालो, देखो दोनों बराबर दे रहे हैं अलग अलग दे रहे हैं।
गए, प्रांत में गए, ये मान इसको भी दिया और इसको भी दिया, 1 रखा, एफ में 1 रखा, इसने हमें दिया 3, जी में 1 रखा, इसने हमें दिया 3, मतलब बराबर है। चलो सारे चेक हो गए क्या? नहीं, ऑल के लिए लिखा हुआ है। दूसरा अवयव उठाओ, 2 उठाया, 2 को ट्राई किया, 2 एफ को दिया, 2 एफ में रखा, 2 का स्क्वायर 6 आ गया, जी में रखा 2 जी में रखा, वो भी 6 आ गया, मतलब बराबर आ रहा है। क्या सारे अवयव चेक हो गए? हाँ सारे चेक हो गए। सबके ऊपर दोनों का मान बराबर आ रहा है? हाँ बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि एफ बराबर है जी के। मतलब आपने शक्ल देख के फैसला कर दिया था, आप लोगों ने इनकी शक्ल देख के फैसला कर दिया कि बराबर नहीं है ना। परिभाषाओं से बाहर निकलिए, परिभाषाओं से बाहर जाएंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। परिभाषाओं के भीतर भीतर रहिए। सही और गलत का फैसला जो है वो कोर्ट करेगा, ना कि पुलिस करेगी। पुलिस ने किसी को पकड़ लिया है तो उसके लिए आरोपी शब्द आता है, ना कि अपराधी। पुलिस ने किसी को पकड़ लिया तो उसको आरोपी कहते हैं, अपराधी नहीं। अपराधी तब कहते हैं जब कोर्ट का फैसला आ जाता है, और कोर्ट का फैसला भी नियमों को तोड़ने के बाद आता है कि नियमों को तोड़ा है तो अपराधी, नहीं तोड़ा है या सब भी प्रूफ हो गए हैं तो आता है। सेम वैसी चीजों को नियमों के से तोल के देखे, नियमों के साथ जाके देखे कि नहीं है या है। अब ये दिखने में अलग अलग है लेकिन उसके बावजूद भी दोनों फलन है। अब बात, अब रितिका कह रही है 3 पर नहीं है, तो 3 प्रांत में ही नहीं है ना। मैंने सपने में किसी का खून किया तो उसकी सजा थोड़ी है, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि सपने के लिए कोई सजा नहीं है ही नहीं, शर्त ही नहीं है उसके अंदर वो। तो 3 नहीं है तो 3 यहाँ है कहाँ? 3 यहाँ है कहाँ? जिस प्रांत के लिए बात की गई है, अब बाहर पता नहीं ये क्या होगा, यहाँ तो गलत नहीं हुआ ना। तो बात इस परिभाषा के लिए, तो परिभाषाओं से बाहर ना निकले, ठीक है। वो सारी बातें करेंगे। अभी अभी तो आज बेसिक था कि फलन समझो, पहले आप लोग फलन समझो, थोड़ी बहुत परिभाषाएं पढ़ो, और भी सब चीजें आएंगी धीरे धीरे, सबके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक फंक्शन का थोड़ा सा बेसिक जो है वो समझ में आया होगा। कल हम इसके आगे चलेंगे, कल हम एक एक ही पे आएंगे, फिर आच्छादक पे आएंगे, फिर उससे पहले प्रांत निकालना सीखेंगे कि प्रांत सही में कैसे होता है। एक जैसे कई बार प्रांत नहीं दिया होता, प्रांत और परिसर नहीं दिया होता तो उसको कैसे निकालते हैं, है ना। जब नहीं दिया होता तो प्रांत कैसे बनाते हैं, इसकी क्या स्थितियां होती है, सारी बात करेंगे। अभी तो जितना पढ़ा है उतने पे हाँ भरिए, उसमें समझ में नहीं आया तो बोलिए, क्योंकि इसका प्रांत भी ए है और इसका प्रांत भी ए है, इसलिए इक्वल आया। इसका सह प्रांत भी बी है और इसका सह प्रांत भी बी है, तो दोनों सेम आया। हमेशा का मतलब जब भी ये परिस्थितियां रहेगी, इन परिस्थितियों में ये बराबर है। परिस्थितियां बदल दोगे फिर दोबारा चेक करेंगे, दोबारा ये शर्तें चेक करेंगे। इसके लिए ये बात सच है, अभी तक के लिए ये बात सच है। अब आप ए बी चेंज कर दोगे तो फिर दोबारा चेक करनी पड़ेगी। यहां तक ये सच है, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर से ग्रुप थ्योरी वाली में, और इसे फाइनली यहाँ पे एंड करते हैं।